हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगरी प्रदन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि एशिया कॉन्टिनेंट हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उसमें पार्ट फर्स्ट पढ़ा भी दिया है। एशिया कॉन्टिनेंट की जो रिवर्स जो नदियां हैं वो सारी मैंने पढ़ा दी हैं। आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। एशिया के प्रमुख पठार एवं बेसिन, जो प्लेटू रहेंगे और बेसिन रहेंगे, वो सारे बताएंगे जो एशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, उसका थर्ड पार्ट है, 3-4 पार्ट लगेंगे एशिया के। सारा एशिया कॉन्टिनेंट हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जो एक बेसिक सीरीज चल रही है हमारी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, वो भी हम लगातार चलाते रहेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि वो बंद कर दिया। अभी ये एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाए, अगर बीच में उसको लाते हैं तो फिर ये हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसे चलते हैं। आज अपना टॉपिक क्या है? एशिया के प्रमुख पठार एवं बेसिन। इसके प्लेटू क्या है एशिया में और बेसिन क्या है, ये कितने हैं और किस प्रकार के हैं, ये बताने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पहला है लद्दाख पठार। इसे मैप भी लगाए हुए हैं, ठीक है। पहले रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम मैप में पढ़ाएंगे, ठीक है। एशिया प्राकृतिक से है ये, ठीक है। एशिया पॉलिटिकल भी पढ़ाएंगे। पहले प्राकृतिक या फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर पॉलिटिकल या राजनीतिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट है लद्दाख पठार। पहले तो आपको पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि पठार क्या है। अगर नहीं जिसे पता रहा होगा तो समझ नहीं पाएगा। पठार क्या है? सागर तल से, अगर सागर तल से 300 या 1000 मीटर, 300-1000 मीटर ऊंचे स्थल भाग को क्या पठार बोलते हैं, ठीक है। यह पहाड़ों की तरह तीखा ना होकर क्या होता है, समतल होता है। इसका जो ऊपर की सतह होती है समतल होती है और उसके ढाल क्या होते हैं, ढलानदार होते हैं। इसके ये किनारे होते हैं, किनारे इसके क्या होते हैं, ढलानदार होते हैं, शार्प नहीं होते हैं पहाड़ों की तरह, ठीक है। और ये जो ऊपर की भूमि रहेगी ये समतल रहती है पठारों की। टेबल जैसा इसका आकार होता है, इसे बोलते हैं पठार, ठीक है। और इसकी ऊंचाई सामान्यतः 300 से 1000 मीटर ऊंचे स्थल होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, द्वितीय उच्चावच। उच्चावच मतलब ऊंचे स्थान। पहले नंबर पे तो पहाड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, और दूसरे नंबर पर प्लेटू या पठार आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, प्लेटू या पठार आते हैं। एक मिनट। प्लेट्यू या पठार आते हैं, ठीक है। ये है। अब हम आप पढ़ते हैं आज का कि प्लेट्यू तो बता दिया ना कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 1000 मीटर रहेगी। और यह है, इसके जो किनारे रहेंगे वो ढलानदार होंगे, शार्प नहीं होंगे। और ऊपर की जो स्थल या भूमि होगी वो समतल होगी। और इसका आकार एक टेबल की तरह होगा, जैसे कि टेबल चेयर पर के आपने देखी होगी ना, वो उस तरह से इसका आकार रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार क्या है? ये अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में जो पठार होगा उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे हमने जियो सिंक्लाइन आपको पढ़ा रहे थे तब आपको दिखाया होगा मैंने कि दो जो माउंटेन रेंजेस है उनके बीच के जो गैप है, जो स्थल है, वो कौन सा है, अंतरा पर्वतीय पठार। ये जो है ये इससे कम ऊंचा होता है माउंटेन से, या पर्वतों से कम इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। पर्वतों से इसकी ऊंचाई कम पाई जाएगी और ये दो पर्वतों के बीच में होगा, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। अंतरा पर्वतीय, ये प्लेटू, ये जो रहेगा रीजन इसे प्लेटू बोलेंगे, ठीक है। दो पठारों के बीच में रहेगा ये प्लेटू, ठीक है। एक मिनट रह लेंगे। ठीक है, दो पठारों के बीच में जो रहेगा उसे बोलेंगे प्लेट्यू। पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये है वो रीजन रहेगा दो पठारों के बीच है, इसलिए ये अंतरा पर्वतीय। अंतरा पर्वतीय दो पठारों के बीच का जो पठार होगा उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे। तो लद्दाख पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है लद्दाख पठार, ठीक है। यह काराकोरम रेंज आपको पता होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल एंड धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर। यह काराकोरम एवं हिमालय के मध्य अवस्थित है। अगर काराकोरम के उत्तर, यह है क्या होगा, काराकोरम इसके उत्तर दिशा में है, हिमालय इसकी दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अभी जस्ट मैप में दिखाएंगे लद्दाख का पठार, ठीक है। लद्दाख का पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है, यह काराकोरम एवं हिमालय के मध्य अवस्थित होगा, ठीक है। जैसे कि आपने मैप में देखा होगा जब हम आपको इंडियन मैप पढ़ा रहे थे, ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ाया था हमने, सारी रेंजेस बताए थे। तब पहले क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर, ये श्रेणियां आती हैं।
माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये श्रेणियां आती हैं। तो इसमें इसने बताया पहले लद्दाख का पठार जो काराकोरम एवं हिमालय के मध्य होगा, ठीक है, काराकोरम एवं हिमालय के मध्य स्थित होगा। और यह है इस काराकोरम इसके उत्तर दिशा में होगा और हिमालय इसके दक्षिण दिशा में, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछते हैं इसलिए डायरेक्शन मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो पहला हुआ लद्दाख का पठार। सेकंड चलेंगे तिब्बत का पठार। तिब्बतन प्लेट्यू है, आपने मैप में देखा होगा तिब्बत का पठार। ये भी अंतरा पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है, ठीक है। ये भी 2 माउंटेन रेंजेस के अभी जस्ट हम आपको जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, उसके बाद हम प्लेट्यू का फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि प्लेट्यू बनते कैसे, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसे समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे। लेकिन आज आप एक डाटा की तरह से पूरा ऐसे फीड कर लीजिए, उसके बाद जब हम इसको प्लेट्यू आपको फॉर्मेशन आपको बताएंगे तब सारा समझा देंगे आपको बेसिक से किस तरह से प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है और कितने प्रकार के ये प्लेट्यू होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये बता ही दिया मैंने कि प्लेट्यू किसे कहते हैं, ठीक है। और ये है तिब्बत का पठार के अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह दक्षिण में हिमालय से एवं उत्तर में क्यूलिन शान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तिब्बत का पठार है, अभी जस्ट मैप में भी बताएंगे हम। यह दक्षिण में तो हिमालय से एवं उत्तर में क्यूनिल, आपने देखा होगा उत्तर में क्यूनिल शान पर्वत। अब अगर आपने मैपिंग की होगी तो आप इस वर्ड को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। श्रेणियों से घिरा हुआ है, श्रेणियों में माउंटेन रेंजेस से। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार, अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 4800 मीटर, कई बार ये 5000 भी कई जगह पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई कई जगह पे 5000 भी लिखा हुआ है मीटर इसकी हाइट, ठीक है, कहलाता है। नेक्स्ट चलेंगे यूनान का पठार। यूनान का पठार क्या है? तिब्बत पठार के दक्षिण में चलेंगे। अगर हम तिब्बत के पठार के दक्षिण, अच्छा मैप में चलते हैं, पहले मैप में दिखाई देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। ये है, देखो आप दिखाया, यहाँ पे रहेगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख तो आप जानते हो ना, यहाँ पे लद्दाख रहेगा। तो लद्दाख पहले काराकोरम होएगा, फिर लद्दाख, ठीक है, ये है। तो लद्दाख किसके मध्य बताया गया है? काराकोरम एवं हिमालय के मध्य, ठीक है। तो लद्दाख का क्या है? पठार है। तो सबसे शुष्क मतलब शीत मरुस्थल भी इसे कहते हैं। यह क्या है? मरुभूमि है, मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट में बताएंगे, ठीक है। तो क्या बताया, ये काराकोरम उत्तर दिशा में, हिमालय दक्षिण में, बता ही दिया था। अब हम आपको बता रहे थे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है ये, इसके दक्षिण में तो हिमालय हो गए। तिब्बत देखो प्लेटू दिख रहा है आपको, मैप में देखिएगा, जूम करके देख लीजिए, अपना एटलस निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये है तिब्बतन प्लेटू। तो अगर इसके हम साउथ में चलेंगे, साउथ अगर डायरेक्शन में चलेंगे तो हिमालय है इसके, ठीक है। इसके साउथ में ये देखें हिमालय रेंजेस है पूरी, ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे इसको, अराकानयुमा, यहाँ इसकी फोल्डिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कल हम माउंटेन रेंजेस पढ़ाएंगे एशिया की, तब उसमें पूरी माउंटेन रेंजेस पढ़ाएंगे। आज प्लेटू पढ़ा रहे हैं, बेसिन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेसिन पढ़ाने के, बेसिन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, बेसिन किसे कहते हैं, ये भी आपको समझा दें। एक बार पेज लेते हैं, ठीक है। बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन बोलते हैं गड्ढे नुमा निम्न भूमि होती है, उसे बेसिन बोलते हैं, ठीक है। जो धरातल से नीचे होती है, ठीक है, जिसकी धरातल से ऊंचाई कम होती है, और ये क्या होती है? एक गड्ढे नुमा बेसिन होती है। बेसिन इसका नाम, जैसे आपने घरों में यूज करते होंगे बेसिन, ठीक है, वॉश बेसिन यूज करते होंगे, तो उसमें देखा होगा एक पानी जो होता है ना, सारा एक जो होल होता है उसमें जाता है, ठीक है। उसी तरह से बेसिन होता है, जो उसमें मेन रिवर होती है, रिवर जो मेन रिवर होगी उसकी जो सहायक रिवर होंगी, जो उनकी सहायक रिवर होंगी, उनके द्वारा लाया गया जल, जो सहायक नदी द्वारा लाया गया जल मेन जो रिवर होती है मुख्य नदी में, वहां मिलाया जाएगा। वो जो पूरा क्षेत्र रहेगा तो वो क्या रहेगा? बेसिन रहेगा। एक क्या ना, गड्ढे नुमा रहेगा। यह गोलाकार भी हो सकता है या फिर ये सर्किल भी हो सकता है, ठीक है। सर्किल हो सकता है, जैसे कि अंडाकार एक अलग होता है कॉन्सेप्ट, सर्किल एक अलग होता है, वृत्त होता है जो, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है। बेसिन क्या है? एक गड्ढे नुमा आकृति होती है भूमि की, ठीक है, जो नदियों, मेन नदी इसमें एक रहेगी, मुख्य नदी रहेगी, और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जल होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिवर बेसिन बोलते हैं, या नदी बेसिन क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था? तिब्बत का पठार हम आपको बता रहे थे मैप में। ये तिब्बतन प्लेटू है। तो इसके दक्षिण में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हिमालय होगा, ठीक है। दक्षिण में जो होगा हिमालय रेंज होगी, ये दिख रही है आपको, ये हिमालय रेंज होगी, ठीक है। दूसरा कलर चेंज करें क्या? रेड में अच्छी तरह से दिख रहा है ये, ठीक है। ये हिमालय रेंज होगी। एवं उत्तर में चलेंगे तो क्यूनिल जो पर्वत होगा, क्यूनिल शान पर्वत, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ये देखो दिखाया ना, ठीक है। क्यूनिल
शान पर्वत होगा, ये इसके क्या उत्तर में होगा। इन दोनों के मध्य जो प्लेट्यू होगा उसे क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, ये इन दोनों के मध्य स्थित है। कौन सा, ये तिब्बत का पठार। ठीक है, बताना जरूरी था। ठीक है, ये होगा तिब्बत का पठार होगा। ठीक है, और हाइट आपको पता है वेरी करती है कई जगह पे, तो कहीं पे 4800 कहीं पे 5000 इसकी हाइट बताई गई है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं यूनान का पठार। यूनान का पठार बता रहे थे हम आपको। ठीक है, पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं, फिर चलते हैं मैप पे। यूनान का पठार बता रहे थे, तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व में चलेंगे। यह स्थित है एवं सियुआन के उपजाऊ मैदान से पर्वत श्रेणी के द्वारा अलग होता है। सियुआन का उपजाऊ मैदान है जो कहाँ पे होगा, चाइना में, उससे ये अलग होता है। कौन सा, यूनान का पठार। ठीक है, सियुआन का जो उपजाऊ मैदान होगा उससे ये अलग होता है। दूसरा भी मैप में दिखाएंगे। फिर देखते हैं तकला मकान मरुभूमि पठार। मरुभूमि पठार इसे क्यों कहा है कि रेगिस्तानी पठार है, यहाँ पे मरुस्थल है, तो वहां पे जो पठारों का फॉर्मेशन होगा तो वो मरुभूमि पठार कहला जाएंगे, रेगिस्तानी पठार। ठीक है, तकला मकान का यह है चीन के सिंजियांग प्रांत में है। ये तकला मकान का जो प्लेट्यू है वो चीन के सिंजियांग प्रांत में है। यह एक अंतर पर्वतीय मरुभूमि बेसिन का उदाहरण है। बेसिन तो अभी बता ही दिया, मरुभूमि रेगिस्तान। ठीक है, ये अंतरा पर्वतीय मरुभूमि बेसिन का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार है। यहाँ यह तियाशान उत्तर में अगर इसके चलेंगे, तियाशान ये माउंटेन रेंजेस है, तियानशान है। ठीक है, तियानशान एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज है ना, इस तरह से तियानशान। ठीक है, उत्तर में, एवं क्यूलुशान तारिमशान उधर किसको बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं। ठीक है, एवं क्यूलुशान एवं तारिम बेसिन। तारिम बेसिन किसे बोलते हैं, तारिम बेसिन नदी है, नदी का तारिम बेसिन कहाँ है, चाइना में प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है, चीन की सबसे बड़ी नदी है, और तारिम बेसिन प्रमुख नदी के बेसिन को ही कहते हैं तारिम बेसिन। ठीक है, चीन का सबसे बड़ा शुष्क अंतर्देशीय नदी बेसिन है ये। कौन सा, तारिम बेसिन। तो तकला मकान कहाँ पे है, यह एक अंतर्पर्वतीय मरुभूमि बेसिन का उदाहरण है। यह तियानशान उत्तर में, ये डायरेक्शन भी देख लीजिएगा, तियानशान एवं क्यूलिनशान एवं तारिम बेसिन के बीच अवस्थित है। ठीक है, तकला मकान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं पामीर का पठार, जैसे पामीर का पठार या पामीर की गांठ, पामीर नोट, पामीर ग्रंथि, ये आदि कॉन्सेप्ट इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, पामीर नोट यहां लिख देते हैं, पामीर नोट। ठीक है, पामीर नोट इसे बोलते हैं पामीर ग्रंथि। ग्रंथि मतलब समझते हो, गांठ होती है उसे ग्रंथि बोलते हैं, एंड या फिर गांठ। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब हम कपड़े में बांधते हैं, जो गांठ लगाते हैं, तो उसके दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर बनता है, पामीर नोट का भी उसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, गांठ की तरह से। क्योंकि ये पामीर जो ग्रंथि जहाँ पे पाई जाती है, तो वहां से चारों साइड से क्या माउंटेन रेंजेस आके उधर जुड़ती हैं पामीर नोट में। ठीक है, इस तरह से वहां की आकृति कैसे लगती है, जैसे कि गांठ लगी हुई है। जैसे कोई कपड़े में हम गांठ लगा देते हैं, जो आकृति बनती है उस तरह से इसका दिखता है, इसलिए इसको पामीर नोट बोलते हैं। ठीक है, मेरा रीजन बोलने का यही है। पामीर मध्य एशिया में स्थित है। हाँ, एक प्रमुख प्रकार एवं पर्वतीय श्रृंखला है ये। ठीक है, एक प्रमुख पठार एवं क्या है, पर्वतीय श्रृंखला है, और जिसकी रचना हिमालय, तियानशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम बोलते हैं ना, यहाँ पे आके और भी माउंटेन रेंजेस जुड़ी है के संगम के साथ हुआ है। कौन सा, पामीर का पठार। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में है। ये देखो यहाँ पे गलत लिख दिया कॉन्सेप्ट में, उत्तर पश्चिम क्या होता है, उत्तर पश्चिम में यहाँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह सेंट्रल एशिया के पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु के रूप में विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो जो माउंटेन रेंजेस है आके यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ मिलन बिंदु संगम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पामीर नोट, क्योंकि यहाँ से सभी ऐसा लगता है कि गांठ लगी हुई है, और क्योंकि यहाँ से चारों तरफ से आके माउंटेन रेंजेस जुड़ रही हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी रेंजेस हैं वो अभी दिखाएंगे आप मैप में अपने। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, पामीर नोट है, पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि, इसलिए इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई औसत अगर बताई जाए तो इसमें 4900 मीटर बताई गई है, ये 5000 है। ठीक है, 5000 मीटर इसकी हाइट है।
ठीक है। ये हाइट तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। ये एक बार अभी देख लिए, वैसे तो 4900 मीटर ही बताई गई है इसकी हाइट, ठीक है। अब चलते हैं मैप में। पामीर नोट बता रहे थे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पामीर नोट दिखाई गई है। PAMIR देखो पामीर नोट ये है, तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम में है भारत के, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसके। और यहाँ से देखो, ये अगर पश्चिम में चलेंगे, इसके पामीर के अगर पश्चिम में चलेंगे, तो यहाँ पे ये हिंदू कुश रेंज है। पीसीएस में भी ये जस्ट मिलान करने के लिए आया है, जिसका मैपिंग अच्छा रहा होगा उसने कर लिया होगा, ठीक है। ये है कौन सा, हिंदू कुश रेंज है। और इसके जस्ट चलेंगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तियान शान पर्वत, तियान शान दिखा ना, कोई 1 मिनट बच्चे भी दिखा रहे हैं कौन कौन सी रेंजेस और आती है इसमें। एटलस माउंटेन खोल लीजिए, माउंटेन, अच्छा एशिया फिजिकल खोलिए, उसमें दिखेगा आप लोगों को। तियान शान दिख रहा है अपना, पामीर नोट के जस्ट वेस्ट में चलेंगे, नॉर्थ में चलेंगे, सॉरी नॉर्थ में चलेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना तियान शान, शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, कई जगह देते हैं कई जगह नहीं देते हैं, ठीक है। तियान शान है, ठीक है, पामीर नोट के। और फिर यहाँ पे रहेगा कुनलुन शान, ये दिख रहा है कुनलुन शान है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है। और दक्षिण में चलेंगे इसके, फिर इसकी रेंजेस आएगी यहाँ पे काराकोरम रेंजेस आएगी, यहाँ पे काराकोरम रेंज आएगी, फिर जाके आएगी हिमालय माउंटेन रेंजेस आएगी, हिमालयन माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ से यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आके ऐड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गई हिंदू कुश रेंज आ गई, यहाँ तियान शान रेंज आ गई, और यहाँ से कुनलुन शान रेंज आ गई, और यहाँ से काराकोरम रेंज आ गई, और फिर यहाँ से हिमालयन माउंटेन रेंजेस आ गई, ठीक है। तो ये फिर एक नोट की तरह से दिख रहा है, जैसे कि कोई गांठ बंधी हो, ठीक है, इस तरह से इसका दिखता है पामीर नोट, इसलिए इसे पामीर ग्रंथि बोलते हैं। सभी अगर यहाँ से सभी माउंटेन रेंजेस का क्या है, संगम है, और यहाँ से सभी माउंटेन रेंजेस का निकास भी होता है, ठीक है, पामीर नोट से। नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट कौन सा बताया था, 1 मिनट देखते हैं। पामीर नोट हो गया, हाँ ठीक है, पामीर नोट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आर्मेनियन पठार, ठीक है, आर्मेनियन पठार है, आर्मेनियन पठार यह काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है। ये प्लेटू जो आर्मेनियन प्लेटू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पामीर नोट की तरह ही है, क्योंकि इस तरह से भी कई माउंटेन रेंजेस आके ऐड होती हैं, जुड़ती हैं इसमें, ठीक है। आर्मेनियन पठार में यह काला सागर, ब्लैक सी एवं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी के मध्य अवस्थित है, ठीक है। अभी दिखाएंगे इसकी लोकेशन। इसे आर्मेनियन घाट भी कहा जाता है, क्योंकि सेम पामीर नोट जैसा है, यहाँ से एक पामीर नोट से और दूसरा आर्मेनियन नोट से घाट की तरह इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी माउंटेन रेंजेस आके इसमें ऐड होती हैं। पामीर घाट की तरह इसमें अनेक पर्वत श्रेणियों का विस्तारण होता है, विस्तार में ऐड होती, आके निकलती, यहाँ या इधर से पर्वत श्रेणियां निकलती हुई दिखती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से ही पर्वत श्रेणियां निकल रही है, घाट की तरह से ये देखने में प्रतीत होता है, ठीक है। 7 है, अभी दिखा देते हैं आर्मेनिया पठार कहाँ है, आर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट लोकेशन इसमें दिखाई नहीं है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी इसमें, ठीक है। कहाँ पे है ये आर्मेनियन पठार, ये काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य है। ये कैस्पियन लेक दिख रही है आपको, ये ब्लैक सी, यहाँ पे रहेगा आर्मेनियन, ए फॉर आर्मेनियन, और यहाँ पे पामीर, पामीर नोट, ठीक है। पामीर यहाँ पे पामीर नोट है, ये फिर ए फॉर आर्मेनियन। देखो यहाँ से सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही है, जाग्रोस माउंटेन रेंजेस है, ये अनातोलिया माउंटेन पठार, अनातोलिया माउंटेन रेंजेस है, यहाँ से होके निकल रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, पामीर नोट की तरह भी इसे बोलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। पामीर नोट तब बता दिया आपको, आर्मेनियन पठार बता रहे थे। नेक्स्ट आर्मेनियन पठार, यह काला सागर देख लीजिए, बता दिया मैंने, आप एक बार और एटलस में देख लीजिए। काला सागर कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, इसे आर्मेनियन घाट भी कहा जाता है। कारण क्या है, यहाँ से पामीर की घाट की तरह अनेक पर्वत श्रेणियों का विस्तारण भी होता है, यहाँ से कई माउंटेन रेंजेस से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे ईरान का पठार। ईरान प्लेटू कौन सा है, यह एक केंद्रीय मरुभूमि पठार है। मरुभूमि मतलब रेगिस्तानी, मरुस्थल, डेजर्ट प्लेटू है, क्योंकि केंद्रीय मतलब सेंट्रल, ये ईरान के मध्य में अवस्थित है, ठीक है, जिसकी
अवस्थित उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत देखा है ईरान का, एवं दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत के मध्य अवस्थित है। जाग्रोस पर्वत अभी जस्ट हमने दिखाया था शायद आप लोगों को, जाग्रोस पर्वत, एक मिनट, नहीं इसके नीचे होगा, जाग्रोस पर्वत दिखाया था ना, ये देखो जाग्रोस माउंटेन, ठीक है, एनातोलिया का पठार बता रहे थे ना, ये जाग्रोस माउंटेन बता रहे हैं ना, ये यह केंद्रीय मरुभूमि का पठार है जिसकी अवस्थिति ईरान का पठार है, उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत है एवं दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत अवस्थित है, ठीक है। इसके मध्य स्थित है कौन सा, ईरान का पठार, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं फिर देखेंगे, बार बार करने से और भी हौच पौच हो रहा है, ठीक है। यह एक केंद्रीय मरुभूमि है ईरान का पठार, इसकी अवस्थिति उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत है और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत है, ठीक है। इसके फिर है मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार क्या है, यह एक ऊंचा पठार है, यह एक ऊंचा पठार, एक मिनट बच्चे देखना, मंगोलिया का पठार, आपने मंगोलिया का पठार देखा ही होगा, ठीक है, जैसा कि नाम तो पहले ही बता दिया, मंगोलिया तो मंगोलिया में ही होगा। यह ऊंचा पठार है, कि ऊंचा इसलिए कहा गया कि औसत जो पठारों की हाइट होती है कितनी होती है, 300 से 1000 या 500 तक होती है, लेकिन यह ऊंचा पठार इसलिए का, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अगर देखी जाए 1500 मीटर से 1800 मीटर तक है मंगोलिया पठार की, ठीक है। यह चारों ओर मंगोलियन प्लेटू है, यह चारों ओर पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में खिंगिंग पर्वत, दक्षिण में अल्टून शान, ये अच्छा नाम आपको थोड़ा डिफरेंट लगेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ठीक है चाइनीज वर्ड है, चाइनीज नाम है तो ऐसे ही होते हैं वो, ठीक है। खिंगिंग पर्वत, दक्षिण में अल्टून शान एवं तियान शान पर्वत, एवं पश्चिम में क्या है अल्टाई, एवं पश्चिम में क्या है, एक मिनट, पश्चिम में अल्टाई एवं उत्तर में, ये उत्तर में है, ठीक है, ये कहीं पे यत्र कैसे लिख गया, उत्तर में है ये, ठीक है, उत्तर में याबलोनोवी पर्वत अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे, मंगोलिया के, मंगोलियन प्लेटू दिखाते हैं अभी, गोबी डेजर्ट, ये देखो, ये देखा है ना मंगोलिया, मंगोलिया डेजर्ट, यहाँ पे मंगोलिया प्लेटू है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ही माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ माउंटेन रेंजेस है। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है, खिंगिंग पर्वत है और दक्षिण में अल्टून शान है, ठीक है। इतना ये डेप्थ में इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। एटलस में आप अगर पर्टिकुलर एशिया का देखेंगे तब दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मंगोलिया प्लेटू आपको दिखा दिया है। उर्फान बेसिन मंगोलिया पठार के पश्चिम में ही है, पश्चिम में चलेंगे तो उर्फान बेसिन है, बेसिन क्या नदी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे आप बता दिया, एक नदी जिसमें बहती है उसका एरिया, ठीक है, वो भी उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडो चीन का पठार। इंडो चीन के पठार की बात करेंगे, एक मिनट, इंडो चीन के पठार की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्थित है, ठीक है। कौन सा, इंडो चीन का पठार। इस पठार के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड एवं म्यांमार के कुछ भाग भी आते हैं, ठीक है। इस कौन से, इंडो चीन का पठार, नाम से पता है ना, लोकेशन तो नहीं बतानी पड़ेगी ना, इंडो चीन का पठार में इंडिया और चाइना में स्थित है और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो वियतनाम बताया, लाओस भी है, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार कुछ भाग स्थित है, तो इसको क्या नाम दिया गया, इंडो चाइन का पठार, ठीक है। इंडो चीन का पठार है, इंडिया एंड चाइना का पठार, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे, शान का पठार है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेटू है। म्यांमार के पूर्व क्षेत्र में पेंगू योमा एवं अराकान योमा, अराकान योमा जस्ट अभी बताया था, अराकान योमा क्या है, ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है, हिमालय का ही पार्ट है। जब हिमालय अपना फोल्ड लेता है, जब मोड़ लेता है, कहाँ से देखो हम दिखाएंगे आपको, ये है अराकान योमा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। और जब ये अराकान योमा साउथ की तरफ फोल्ड होकर श्रेणी जब जाती तो इसको, इस पार्ट को, हिमालय की पार्ट को क्या कहते हैं, अराकान योमा, ठीक है। हिमालय की पार्ट को क्या बोलते हैं, अराकान योमा, ठीक है। कहाँ बता रहे थे हम,
शान का पठार म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में पेंगुयोमा एवं अराकान योमा पर्वत के मध्य अवस्थित है। इस पठार से होकर शाल्विन नदी बहती है। कल परसों मैंने रिवर्स पढ़ाई की, उसमें शाल्विन नदी का उद्गम क्षेत्र बताया था और कहाँ पे ये अपना जल गिराती है, कहाँ पे समुद्र से मिल जाती है, ये भी बताया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, शान का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कीमती पत्थर, अच्छा एक पठार प्लेटू क्यों उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनमें इस मिनरल्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुतायत मात्रा में प्लेटूस में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कीमती पत्थर कौन सा, माणिक, चांदी, सिल्वर, सीसा, टेल एवं टंगस्टन का भंडार पाया जाता है। ये एक बार पीसीएस में क्वेश्चन बना था। ठीक है, क्वेश्चन में कथन कारण में था। ठीक है, ठीक है, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में, वेस्ट में, इस तरह से कुछ था, अभी मुझे याद नहीं है, ये शायद 1 साल 2 साल पहले बना था ये क्वेश्चन। ठीक है, तब ये पूछा गया था। तो अगर जिसको पता रहा होगा ना कि टंगस्टन कहाँ भंडार पाए जाएंगे तो वो कर पाया होगा। ठीक है, उसमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 13 है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैम्प या दक्कन प्लेटू। ये कहाँ, यह गंगा मैदान के दक्षिण में, यह गंगा मैदान के दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अब बताने की जरूरत है नहीं, इंडियन सारी हम पढ़ा चुके, बाकी दोबारा से भी स्टार्ट करेंगे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट इंडिया का, ये देखो है इंडिया, देखो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट ये है, और यहाँ पे जो गंगा का ये मैदान रहेगा, यहाँ से लेंगे तो ये पूरा जो रीजन रहेगा ये त्रिभुजाकार है ना, ट्रायंगुलर शेप है ना दक्कन के पठार का, ये पूरे ट्रायंगुलर शेप रहेगा, ये है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। ठीक है, ये है दक्कन का पठार। ठीक है, ये रहता है दक्कन का पठार। ये गंगा मैदान के दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य अवस्थित है। अभी बताया दक्कन पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा निर्मित पठार का एक उदाहरण। ये कहाँ से लिख दिया, दक्कन पठार का मध्य अवस्थित है और दक्कन पठार का उत्तर पश्चिम भाग, ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। ये गंगा मैदान के दक्षिण पूर्वी घाट, अच्छा ठीक है, यह गंगा मैदान के दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य अवस्थित है। ठीक है, दक्कन ट्रैपू जो दक्कन का प्लेटू है, दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा निर्मित पठार का एक उदाहरण है। ठीक है, लावा से बना हुआ है ये कौन सा, दक्कन का पठार। बाकी इसका जब फॉर्मेशन बताएंगे तब अच्छे से बताएंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी ये इतना समझ लीजिए कि ये दक्कन का पठार है जो कहाँ पे है, इंडिया में, भारत में है, और अगर कॉन्टिनेंट वाइज एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और लावा से निर्मित है और यह गंगा की जो मैदान के उसके दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होगा। कहाँ पे होगा, गंगा मैदान के दक्षिण में स्थित होगा और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्कन ट्रैप, और ये लावा निर्मित है। लावा किसे बोलते हैं, जो मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाएगा तो उसे लावा कहते हैं, जब वो ठंडा होकर उससे बना इस पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खनिज मिनरल्स बहुत ज्यादा बहुत मात्रा में दक्कन के पठार में ही पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज मिनरल से समृद्ध है ये कौन सा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट चलेंगे, और जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, अगेन कराएंगे तब ये तो अच्छे उसमें विस्तार से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बलूचिस्तान का पठार। बलूचिस्तान का पठार यह है कि मरुभूमि पठार है, मरुभूमि अभी बता दिया, रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट। 900 मीटर इसकी हाइट है एवं इसकी अवस्थिति किर्थर श्रेणी के पश्चिम में। किर्थर श्रेणी माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, कल ही बताएंगे, कल स्टार्ट कर लेते हैं ये माउंटेन रेंजेस एशिया की, तो उसमें किर्थर श्रेणी कहाँ ही बता देंगे। ठीक है, तो बलूचिस्तान तो आपको पता ही होगा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्या है, बलूचिस्तान का पठार है और ये डेजर्ट मरुभूमि पठार है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 15 अरब का पठार। अरब के प्रायद्वीप में विद्यमान यह नतभ्रंश पठार का उदाहरण है। नतभ्रंश क्या होता है, भ्रंश घाटी आप समझते हो ना, भ्रंश के द्वारा बने गए पठार। जब भ्रंश हो जाएगी तो उसके 2 भ्रंश होंगे उस समानांतर, उसके जो मध्य का जो भाग होगा वो अगर समुद्र तल से ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, उससे किसका पठार का, उस स्थल को क्या बोलेंगे, पठार क्या होगा, नतभ्रंश द्वारा बना हुआ पठार। ठीक है, वो कौन सा है, अरब का पठार है। अरब के प्रायद्वीप में विद्यमान यह नतभ्रंश पठार का उदाहरण है कौन सा, अरब का पठार। नेक्स्ट चलेंगे, ये जस्ट बताए थे। ठीक है, बाकी प्लेटू का काफी मुश्किल से मैप मिल रहे हैं, आप लोग एटलस में जाके आपको देखने पड़ेंगे, जितना हम मिला उतना हमने आपको बता ही दिया है।
अनातोलिया या एशिया माइनर या तुर्की का पठार। अनातोलिया पठार ये तुर्की में है, इसे एशिया माइनर भी बोलते हैं या तुर्की का पठार भी कहते हैं, अनातोलिया का पठार। ठीक है, यह पोंटिक पर्वत श्रेणी, ठीक है, पोंटिक पर्वत श्रेणी है उत्तर पश्चिम में। यह पोंटिक पर्वत श्रेणी एवं टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है। पोंटिक पर्वत श्रेणी जैसे पूछी गई थी पीसीएस में कहाँ है। ठीक है, अब ये माउंटेन रेंजेस कल पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी अनातोलिया प्लेटू पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए अभी ओनली। ठीक है, अनातोलिया एवं एशिया माइनर या तुर्की पठार से बोलते हैं। या पोंटिक पर्वत श्रेणी ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है, एवं टॉरस पर्वत श्रेणी इसके दक्षिण पश्चिम में के मध्य अवस्थित है। यह एक विशाल पठार जिसकी औसत ऊंचाई, अगर उसकी औसत हाइट देखेंगे तो 1200 मीटर है। औसत हाइट देखेंगे तो 1200 मीटर है। यह कटकों और ज्वालामुखी अंशों द्वारा टूटा हुआ पठार है। ठीक है, कटकों और ये ज्वालामुखी ये पठार कैसे निर्मित होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जब बताएंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, कटकों और ज्वालामुखी के अंशों द्वारा बना हुआ है पठार है। ठीक है, इस पठार से दजला फरात नदियां होकर बहती है। दजला फरात बताई थी ना नदियां जो होकर बहती है, किस प्लेटू से होकर बहती है, अनातोलिया या इसे एशिया माइनर या तुर्की का पठार भी कहते हैं। और दजला फरात जो है वो कौन से उसमें गिरती है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने ये रिवर्स का जो करवा ही दिया है ना, एशिया की जितनी भी नदियां वो करा दी, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ वो गिरती है, ये सारा करा दिया है। तो अब आप कमेंट करके आप बताइएगा दजला फरात नदियां कहाँ पे अपना जल गिराती हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 लोएस पठार। लोएस पठार क्या है, पहले आप समझिए लोएस किसे बोलते हैं। लोयस एक प्रकार की क्या है, बारीक रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, बारीक होती है महीन रेतीली मिट्टी को कहते हैं लोयस। ठीक है, और लोयस पठार कहाँ पे स्थित है, लोयस प्लेटू कहाँ है, चीन की पीली नदी है जो येलो रिवर है के ऊपर और मध्य भागों में स्थित है यह पठार। कौन सा, लोयस पठार। यह क्षेत्र पूर्व में बृहद मैदान, दक्षिण में कीनिंग पर्वत एवं उत्तर में ऑड्रोस पठार से घिरा हुआ है। ये सारे अगर आप इतना सारा नहीं बताएंगे तो आप उसे एटलस में ढूंढने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यह क्षेत्र बता ही दिया कहाँ पे है, ये लोएस पठार चीन में। ठीक है, लोएस का पठार कहाँ पे है, चीन में, लोकेशन बता दी हमने आपको। और लोएस बताइए क्या है, ये एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी होती है। नहीं, ठीक है, और कौन से कलर की होती है, येलो कलर की। ठीक है, यह क्षेत्र पूर्व में बृहद मैदान, दक्षिण में कीनिंग पर्वत है एवं उत्तर में ऑडोस पठार से घिरा हुआ है। ठीक है, लोएस हवा द्वारा लाई गई महीन कण है जो मरुभूमि मतलब रेगिस्तान डेजर्ट मरुस्थल सीमा से दूर भी निक्षेपित होती है। ठीक है, वहां से लेके ये कहाँ पे लोएस के पठार में आके जमा कर दी जाती हैं। ठीक है, और चूना युक्त लोम मिट्टी के रूप में बहुत ये उपजाऊ है। ठीक है, क्योंकि चूना से निर्मित ये मिट्टियां होती हैं। ठीक है, शांसी एवं सैंसी लोएस पठार का क्षेत्र एक विशाल कोयला भंडार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, होंगहो नदी, ये होंगहो है, होंगहो नदी। ठीक है, ये रिवर्स में पढ़ा दिए, देख लीजिएगा। होंगहो नदी का लोएस मैदान से होकर ही बहती है। ठीक है, बताया था ना कि पीली मिट्टी लेकर आती है, जमा करती है, वो सब बताया था आपको। और ये किस में गिरती है ये भी अब बताया था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कौन सा, एक मिनट, जुगरिन बेसिन है। ये बेसिन आपको बता दिया किसे बेसिन बोलते हैं। ठीक है, यह बेसिन क्षेत्र मंगोलिया के अल्टाई पर्वत कहाँ पे है, ये माउंटेन रेंजेस हम कल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, अल्टाई पर्वत एवं तियान शान पर्वत क्षेत्र के मध्य स्थित है। कौन सी, जुगरिन बेसिन। ठीक है, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा निम्न सतह का क्षेत्र, निम्न सतह के ज्यादा ही नीचे धसा हुआ है, किससे, धरातल से। ठीक है, सरफेस से। ठीक है, सरफेस से ज्यादा नीचे धसा हुआ है। ठीक है, इसे निम्न सतह कहते हैं। यह पूर्व मंगोलिया और चीन का तथा पश्चिम में तारीम निम्न भूमि का प्रवेश द्वार है। ठीक है, कौन सा, जुगरिन बेसिन। अगर इसकी ईस्ट की बात करें तो मंगोलिया और चीन का, तथा पश्चिम में बात करिए तो तारीम निम्न भूमि का। तारीम बेसिन में बताया था, तारीम एक नदी है, उसका नदी क्षेत्र को ही तारीम नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, उसका ये प्रवेश द्वार है क्या है, जुगरिन बेसिन। ठीक है, ये भी एक बेसिन क्षेत्र है। नेक्स्ट चलेंगे मेसोपोटामिया का मैदान। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ पे, इराक में। बताने की जरूरत तो है नहीं, मेसोपोटामिया तो सबको ही जानते हैं क्या है। यहाँ पे एक सभ्यता सिविलाइजेशन हुई थी। ठीक है, मेसोपोटामिया, तो अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको तो आप कलेक्ट कर गए होंगे मेसोपोटामिया क्या है। ठीक है, तो टिग्रिस रिवर्स आपने पढ़ी होगी इराक में, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी है जो इराक में प्रवाहित होती है। ठीक है, इनके द्वारा निर्मित मैदान है ये। ठीक है, मेसोपोटामिया का मैदान। ठीक है,
प्लेन की बात हो रही है। यह गेहूं, बाजरा, तंबाकू एवं सूती वस्त्र उत्पादन के बृहद क्षेत्र के रूप में, मतलब बहुत उपजाऊ ही मेसोपोटामिया का जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और लास्ट हमारा रहेगा गोबी का मरुस्थल। ठीक है, ये मरुस्थल तो इसमें बताने नहीं, लेकिन एक आ ही गया इसमें, तो पता है गोबी डेजर्ट भी आता है। गोबी वो मरुस्थल जो है वो अलग ही कराएंगे पूरा। ठीक है, वो वर्ड जितने भी मरुस्थल रहेंगे, डेजर्ट रहेंगे, वो डेजर्ट जितने भी रहेंगे वो सब करा देंगे। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया पठार के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, वह इसका विस्तार क्षेत्र चीन के अंतर्गत भी है। ठीक है, गोबी मरुस्थल का मेनली है कहाँ पे, मंगोलिया में। लेकिन अगर बात करी जाए तो इसका विस्तार चीन के भी अंतर्गत आता है। आंतरिक स्थिति कार्य है, शुष्क क्षेत्र भी है, क्योंकि अंदर है तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा नहीं हो पाती है। वहां तक पहुंचते पहुंचते क्लाइमेट क्या हो जाता है, लो पड़ जाता है। वो सब क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ वायु द्वारा कटे छटे समुद्र तट, बालू के निक्षेपण से निर्मित स्थाकृतियों तथा पत्थर या कंकर का बंजर या चादर से बिछा जाता है। मतलब चादर बिछना मतलब कंकर पत्थर जैसा यहाँ पे शुष्क है। ठीक है, चादर पट्टी पाई जाती है। ठीक है, मंगोलिया पठार के दक्षिण पूर्व में अवस्थित एवं इसका विस्तार क्षेत्र चीन के अंतर्गत भी आता है। आंतरिक स्थिति कार्य शुष्क क्षेत्र भी है, गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। ठीक है, बाकी डेजर्ट और पढ़ाएंगे। ये इसमें एक कॉन्सेप्ट था तो बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। ठीक है, यहाँ वायु द्वारा कटे छटे समुद्र तट, बालू के निक्षेपण से, अगर वायु द्वारा इरोजन है और बता दिया, इरोजन एंड वेदरिंग सब बता दिया आपको। ठीक है, अब भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्थलाकृति तथा पत्थर कंकर का बंजर जैसा पेटीनुमा पाया जाता है। ठीक है, पेटीनुमा एक बेल्ट के रूप में पाई जाती है, जहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, पत्थर कंकर बंजर या शुष्क भूमि से यही निर्मित होंगे जहाँ पे बरसात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंड हुई क्लास की। और नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट कल लेके आएंगे माउंटेन रेंजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आज के आपको थोड़ी बोरिंग क्लास लग रही होगी, मजा नहीं आ रहा होगा आपको, उससे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये कम है। कल आपका बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे माउंटेन रेंजेस। उसमें सारी आपको बताएंगे माउंटेन रेंजेस कैसे बनी, पामीर नोट से कहाँ से कौन सी जगह से निकली, और आर्मेनियन नोट है जो उधर से कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस निकली, वो सारी बताएंगे। जो कि अभी पीसीएस वगैरह और यूपीएससी वगैरह में जो पूछने का जो अभी आयोग का टर्न हुआ है, उस तरह से क्वेश्चन जो बने हो उस अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो लिमिटेड ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो टीचर बनेंगे, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसी में उलझे रह जाएंगे। ठीक है, तो लिमिटेड पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, फिर पढ़िए और कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको कैसी लग रही है हमारी क्लास। नेक्स्ट करेंगे 2-3 पार्ट और लगेंगे, हम एशिया कॉन्सेप्ट एशिया जो कॉन्टिनेंट करा रहे हैं वो कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद प्लेटू जो बताने वाले थे उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लाइमेट कैसे, वो सारा बताएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी रटने से नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट विथ आपका जो फैक्चुअल है वो दोनों ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके, फिर रखते हैं, आप आते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो पढ़ के आइएगा, एक बार मैपिंग करके आइएगा। अगर आप मैपिंग कर लेंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।